नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स ब्रदर यूट्यूब चैनल पर। हम लोग रेलवे के पिछले 10 साल में पूछे गए मैथ के सवाल का प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के सवाल को कर रहे हैं, फिर बारी बारी से सभी चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो के माध्यम से 40 तक के क्वेश्चन को हम लोग कर लिए थे। और ये 41 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी बताना था, बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाए। कह रहा है कि सही कथन का चयन करें। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और चारों में से आपको पता करना है कि कौन सा कथन सही है ना। तो सबसे पहला कथन है, कह रहा है केवल 2 अभाज्य संख्याएं हैं जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। इसका कहने का मतलब है कि केवल 2 संख्या ऐसा है जो लगातार है और अभाज्य संख्या है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 और 3 यही 2 लगातार संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या भी है। ऐसा कोई संख्या आपको 2 नहीं मिलेगा जो लगातार हो और अभाज्य संख्या हो। तो एकमात्र ऐसा जोड़ा है 2 और 3 जो लगातार है और अभाज्य संख्या है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है ये सही है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक धनात्मक अभाज्य संख्या की एक संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अभाज्य संख्या में कभी भी हम लोग ऋणात्मक का बात नहीं किए हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है ये प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है और प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो कोई भी अभाज्य संख्या का संगत ऋणात्मक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 2 को छोड़ करके कोई भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे तब योगफल सम आ जाएगा, लेकिन 2 को जब लेंगे तो विषम हो जाएगा। जैसे देखिए 5 और 7 ले लिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये सम संख्या हो गया। लेकिन 2 के साथ कोई भी अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या नहीं होगा। जैसे 2 में आप 5 को जोड़ दीजिए, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, जो कि विषम संख्या है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, ये बात गलत है। फिर अगला कह रहा है सहभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्या होती है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि देखिए सह अभाज्य संख्या क्या होता है? सह अभाज्य संख्या ऐसा 2 नंबर का पेयर होता है जिसका HCF 1 हो, या फिर कह सकते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो। जैसे हम कह सकते हैं 4 और 5, ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो 4 और 5 जो है ये सह अभाज्य संख्याओं का पेयर है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सह अभाज्य संख्याएं हमेशा अभाज्य संख्या होती है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सहभाज्य संख्याएं के लिए संख्या का अभाज्य होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर केवल और केवल पहला स्टेटमेंट जो है सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई भी अभाज्य संख्या का कितना गुणनखंड होता है। तो अभाज्य संख्या का केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है, 2 से कम भी नहीं होगा, 2 से ज़्यादा भी नहीं होगा। जैसे 17 ले लिए, 17 अभाज्य संख्या है, तो ये 1 से कटेगा नहीं तो फिर अपने आप से कटेगा। तो इसका 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक खुद होगा, है ना। तो कोई भी अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है। यदि a और b सह अभाज्य संख्या है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि अगर 2 सह अभाज्य संख्या लेते हैं और दोनों का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा वो कैसा संख्या होगा। तो 2 सह अभाज्य संख्या लेकर के चेक कर लेते हैं। तो हम 2 और 3 को ही लेकर के देख लेते हैं। तो जब 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब देखिए ये जो दोनों संख्या आया, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये दोनों भी सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मान लिया जाए 3 और 5 को ले लिए, है ना। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए ये दोनों संख्या में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। मतलब ये दोनों संख्या भी सह अभाज्य संख्या ही है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 सह अभाज्य संख्या जब लेंगे और जब दोनों का स्क्वायर करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी सह अभाज्य संख्या का जोड़ा ही आएगा। तो यहाँ पर कौन सा मेरा सही आंसर होगा? यहाँ पर कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन कि दोनों सम होगा, गलत। दोनों भी सम, ये भी गलत। यहाँ कह रहा है सह अभाज्य संख्या, तो ये सही होगा, है ना। फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य संख्या ही हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये निश्चित रूप से जरूरी है कि 2 अभाज्य संख्या का जब स्क्वायर करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो भी सह अभाज्य संख्या ही होगा, ये जरूरी है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? कौन सह अभाज्य नहीं है वो हमें पता करना है।
तो पहला ऑप्शन में देखिए 11 और 13 है, तो ये तो अभाज्य संख्या का जोड़ा है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन, यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन है 17 34 है ना, 17 इसमें भी है 17 इसमें भी है, तो यहाँ दोनों में कॉमन है, इसका मतलब यही संख्या जो है ये अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है ना, ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 17 और 23 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 15 और 17 इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है ये अभाज्य संख्या का जोड़ा नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करिए, यानी कि इस संख्या का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा वो निकालना है। दिया हुआ है 9 टू दी पावर 6 इंटू 12 टू दी पावर 4 इंटू 7 टू दी पावर 7। तो यहाँ पर सभी को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के देखते हैं तो पता चल जाएगा इसका कितना अभाज्य गुणनखंड है। तो देखिए 9 को अगर लिखे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर है ना, 3 अभाज्य संख्या है तो इसके ऊपर 6 पावर है, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, मतलब ऐसा फैक्टर करना है कि सभी अभाज्य संख्या हो। देखिए 2 भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसके ऊपर है 4 पावर। फिर देखिए 7 तो अभाज्य संख्या पहले से ही है तो 7 का ही 7 पावर रहेगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 3 का स्क्वायर है और फिर इसके ऊपर 6 पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो पावर गुना हो जाता है, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको 3 का पावर 12 लिख सकते हैं है ना। फिर यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, फिर इसको भी लिख सकते हैं 2 का 4 पावर और 3 का 4 पावर, अलग अलग लिख दिए है ना, और इंटू 7 का 7 पावर। तो अब यहाँ पर देखिए सभी जो है अभाज्य संख्या आ गया है ना, 3 है 2 है 2 है 3 है 7 है, सभी अभाज्य संख्या है। तो टोटल मिलाकर के कितना हुआ, तो देखिए 3 कितना बार है 12 बार, 2 कितना बार है 4 बार, फिर ये 2 कितना बार है 4 बार, फिर ये 3 कितना बार है 4 बार और ये 7 कितना बार है 7 बार, यानी कि इतना टोटल अभाज्य संख्या है, सभी को जोड़ना है। 12 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, 24 और 7 31 होता है, यानी कि टोटल इसमें 31 अभाज्य गुणनखंड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कह रहा है कि संख्या इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए संख्या दिया हुआ है 266,805 है ना, तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ें तो सबसे पहले 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से भाग दे करके देखते हैं। 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 बचेगा 2 तो 26 हो जाएगा, फिर 8 तिया 24 बचेगा 2 तो 28 हो जाएगा, 9 तिया 27 बचेगा 1 0 10 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15। फिर अगर इसको 3 से भाग दें तो 2 तिया 6 बचेगा 2 28 हो जाएगा, 9 तिया 27 बचेगा 1 19, तो 6 तिया 18 बचेगा 1, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 है ना। अब इसको अगर फिर से 3 से भाग दें तो क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 बचेगा 2 26, तो 8 तिया 24 बचेगा 2 24, तो 8 तिया 24 और 5 बच रहा है, यानी कि भाग नहीं जा रहा है, तो 3 से भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब देखिए 2 बार 3 आ रहा है, इसके बाद कोई और नंबर आएगा, लेकिन ऑप्शन को अगर गौर करें तो 3 कहाँ पर 2 बार है, तो देखिए ऑप्शन डी में जो है 3 2 बार है, इसका मतलब ये सभी मेरा आंसर नहीं होगा। तो पूरा आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन हमारे साथ है, अगर ऑप्शन नहीं रहता तब पूरा करना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए 2 ही बार 3 आ रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है वो हमको बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि एकल अंक वाली अभाज्य संख्याएं केवल 4 है, यानी कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। तो क्या यह सही है, तो एक अंक का अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। तो देखिए एक अंक का 4 ही अभाज्य संख्या है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है सही है। फिर दूसरा कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है, यानी कि अभाज्य संख्या कितना है ये अगणनीय है, मतलब फिक्स नहीं है। तो ये भी सही है क्योंकि आप जितना ऊपर जाते जाएंगे गिनती में उतना अभाज्य संख्या आपको मिलते जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है ना। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है, ये भी सही है। फिर कह रहा है किसी भी अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी सही है। अभाज्य संख्या का केवल 2 गुणनखंड होता है, या तो वो 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप से कटता है, तो 2 ही गुणनखंड होता है। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, तो यही गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं 2 जो है अभाज्य संख्या है लेकिन सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है।
हालांकि 2 को छोड़ करके जितना भी अभाज्य संख्या है सभी विषम संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। तो 2 ऐसा नहीं है, 2 जो है सम संख्या है। तो जो हमारा आंसर होगा तो चौथा नंबर ऑप्शन होगा सही, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कौन कथन सही नहीं है, तो चौथा वाला सही नहीं है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का योग 122 है और उनका गुणनफल 3717 है, वे संख्याएं कौन सी है? यानी कि 2 सह अभाज्य संख्या ऐसा है कि जोड़ने के बाद 122 आता है और गुना करने से 3717 आता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो सबसे पहले योगफल देखते हैं कि 122 कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में 9 3 12 और 6 5 11 और 1 12, तो ये तो 122 हो जा रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो ये भी 122 हो रहा है, ये भी 122 है और ये भी 122, यानी कि जोड़ने के बाद सभी में 122 ही आ रहा है। इसका मतलब गुना करके देखना पड़ेगा, जिन दोनों को गुना करने से 3717 आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए और आपको कोई उपाय नहीं है, गुना करके आपको चेक करना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर गुना करके देखेंगे, जिसका 3717 आएगा वही मेरा आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? चारों में से कौन अभाज्य संख्या है वो पता करना है। तो देखिए जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर तो दिख रहा है कि ये इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट में 6 है, मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये जो अभाज्य संख्या नहीं हुआ, तो एक ऑप्शन तो कट गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन, यहाँ पर 3 और 5 8, 8 और 1 9, तो सभी अंकों का जोगफल अगर 9 हो रहा है, इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, इसमें 9 से भाग जा रहा है। अब इन दोनों में देखिए कोई से कट रहा है क्या? तो अगर डी ऑप्शन को चेक करें तो 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, 6 5 30 नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 चौका 28 नहीं है, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से तो नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं, 11 से जा रहा है क्या? 11 दूना 22, बचेगा 9 और 9 99, हाँ 11 से भाग जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी देखिए 11 से भाग हो रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये संख्या जो है अभाज्य संख्या होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग को पता करना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, ये तो पहले देखिए सम संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ने के बाद, तीनों अंक को जोड़ने के बाद 9 आ रहा है ना। 1 और 5 6 और 6 और 3 9, इसका मतलब इसमें 9 का भाग चला जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी नहीं है। और इसमें जो है 11 का भाग जा रहा है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, और इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 2 गुने और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल किसके बराबर है? तो चेक कर लेते हैं। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है वो 97 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कल वाला वीडियो में हम बताए थे। तो कह रहा है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 9 दूना 18 और 1 19, तो 194 हुआ। फिर कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुना, तो 3 अंक का जो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या होता है वो होता है 997, तो इसका 3 गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 या 21 और 9 तिया 27 और 2 29, है ना। और फिर हाथ में 2 रहा, 9 तिया 27 और 2 29, तो इतना हुआ। तो कह रहा है इन दोनों का जोगफल किसके बराबर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए, 2991 ये वाला और ये है 194, तो जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? ये 5 हो रहा है, और ये 9 और 9 18 और 9 और 1 10 और 1 11 और 2 और 1 3, तो 3185 आ रहा है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि संख्याओं 51 52 53 अप टू 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। यानी कि कहने का मतलब है कि 51 से लेकर के 100 तक में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, दोनों का योगफल निकालना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा 51 के बाद? तो 51 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 17 से कट जाएगा, 52 भी नहीं है, 53 है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 53 होगा इसमें से। और अगर बड़ी संख्या का बात करें तो हम लोग को मालूम है ना, 100 से पहले जो अभाज्य संख्या होता है वो 97 होता है। तो बस यही दोनों को जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 9 5 14 और 1 15, तो 150 हो रहा है। तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, जो कि ALP CBT 1 में 17 अगस्त 2018 को पहला शिफ्ट में पूछा गया था। कह रहा है कि P वह सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है कि P से बड़े प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। तो P है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। कह रहा है ऐसा सबसे छोटा संख्या बताइए जिससे बड़ा सभी संख्याओं को 2 भाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। नहीं समझे? चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ऑप्शन को चेक करते हैं, 3 को चेक करते हैं। तो 3 से बड़ा सभी संख्याओं को
दो भाज्य संख्याओं के जोगफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो 3 से बड़ा अगर संख्या हम कोई भी ले लें, जैसे 4 को ले लें, तो 4 को ऐसा दो संख्याओं के जोगफल के रूप में लिखना है कि ये दोनों संख्या भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या मतलब अभाज्य नहीं हो। तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 1 + 3 या फिर लिख सकते हैं 2 + 2। तो देखिए सभी संख्या भाज्य है क्या? नहीं है। देखिए यहाँ पर 3 अभाज्य संख्या हो गया, यहाँ पर 2 जो है अभाज्य संख्या है। तो 3 से बड़ा सभी संख्याओं को दो भाज्य संख्याओं के जोगफल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो 3 मेरा आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्शन कट गया। अब इसको चेक करते हैं 6 को। 6 से बड़ा सभी संख्याओं को दो भाज्य संख्याओं के जोगफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो 6 से बड़ा हम 7 को ही चेक कर लेते हैं। तो 7 को ऐसा दो पार्ट में तोड़ करके लिखना है कि दोनों संख्या भाज्य संख्या हो। तो क्या लिख सकते हैं? तो 7 को सबसे पहले हम 1 + 6 लिख सकते हैं, 2 + 5 लिख सकते हैं, है ना, 3 + 4 लिख सकते हैं, बस और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों संख्या भाज्य कहीं भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये संख्या अभाज्य है ना। यहाँ पर देखिए दोनों संख्या अभाज्य है, यहाँ पर भी भाज्य नहीं है। इसका मतलब 6 भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 10 को चेक करते हैं। 10 से बड़ा सभी संख्या को दो भाज्य संख्याओं के जोगफल के रूप में लिख सकते हैं क्या? तो देखिए 10 से बड़ा 11 को ही ले लेते हैं। तो 11 को आप क्या लिख सकते हैं? 11 को लिख सकते हैं 1 + 10, फिर लिख सकते हैं 2 + 9, और लिख सकते हैं 3 + 8, और लिख सकते हैं 4 + 7, और लिख सकते हैं 5 + 6, और लिख सकते हैं फिर 6 + 5, फिर यही चीज़ आएगा। तो इतना लिख सकते हैं। तो देखिए कहीं भी सभी अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अभाज्य संख्या हो गया, 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 है ना। यहाँ पर भी दोनों भाज्य नहीं है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि P एक ऐसा सबसे छोटा संख्या बताइए जिससे बड़ा सभी संख्याओं को दो भाज्य संख्याओं के जोगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 10 भी मेरा आंसर नहीं होगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 11 होगा। 11 से बड़ा सभी संख्या को आप दो भाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप चेक करके देख लें, मान लिया जाए 11 से बड़ा हम 12 को ही ले लेते हैं। तो 12 को आप लिख सकते हैं, 12 को तो आप पहले 6 + 6 ही लिख सकते हैं, देखिए दोनों भाज्य संख्या है। इसके अलावा आप इसको 8 + 4 लिख सकते हैं, दोनों भाज्य संख्या है ना। तो 12 से बड़ा सभी संख्याओं को आप लिख सकते हैं। 13 को चेक कर लेते हैं। तो 13 को आप लिख सकते हैं 9 + 4, है ना। तो 9 × 4 = 13 होता है। तो देखिए ये दोनों संख्या भी भाज्य संख्या है ना। इसका मतलब 11 ऐसा सबसे छोटा संख्या है जिससे बड़ा सभी संख्याओं को आप दो भाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पहचानना है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होता है वो होता है 997। ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, नहीं तो इस तरह के सवाल में एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बनता भी नहीं है और टाइम भी लग जाता है ना। तो आपको कुछ चीज़ पता होना चाहिए। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। आपको बताए थे कि एक अंक का सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 7 होता है। 2 अंक का बात करें तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 11 होता है और सबसे बड़ा 97 होता है। 3 अंक का बात करें तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 101 होता है और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 997 होता है। तो ये सभी चीज़ पता होना चाहिए और इसी बेस पर यह क्वेश्चन बनाया है कि आपको पता है कि नहीं, इसीलिए ऑप्शन 997 दिया है। जिसको पता है वो 1 सेकेंड में आंसर कर देगा और नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल है जो कि ALP CBT 1 में 20 अगस्त 2018 को पहला शिफ्ट में पूछा गया था। कह रहा है कि n के कितने धनात्मक पूर्णांकों के लिए इसका वैल्यू एक अभाज्य संख्या है ना। यानी कि कह रहा है n का ऐसा कितना वैल्यू होगा कि यहाँ पर n का मान रखने से एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं। 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर n के जगह में 1 रखें, इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है यह है n³ - 8n² + 20n और -13। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले n के जगह में 1 रखें तो अगर n = 1 करें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 + 20 और -13। तो ये कितना हो जाएगा? ये माइनस में देखिए कितना है 13 और 8 21 है माइनस में, और ये भी देखिए 21 हो रहा है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब n के जगह में 1 रखने से ये अभाज्य संख्या नहीं हो रहा है। ठीक है। अब n के जगह में 2 रखते हैं। तो अगर n = 2 रखें तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 8 गुना हो जाएगा तो 32 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा और -13। तो ये कितना हो जा रहा है? ये 40 और 8 48 और माइनस में कितना हो जाएगा? 32 और 13 45। तो ये कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा। तो ये देखिए अभाज्य संख्या आ रहा है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा। अब n इज इक्वल टू 3 लेकर के देखते हैं। तो n इज इक्वल टू अगर 3 लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 8 गुना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो 60 हो जाएगा और माइनस 13। तो कितना हो रहा है, यहाँ पर 60 में जब 27 को जोड़ेंगे तो 87 होगा, और माइनस कितना हो जाएगा 72 और 13 85। तो ये कितना हो जा रहा है, ये 2 आ रहा है। तो देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है ना, इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 रखने से भी अभाज्य संख्या हो रहा है। फिर n इज इक्वल टू 4 रख के देखते हैं। तो अगर n इज इक्वल टू 4 करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 में 8 गुना हो जाएगा तो 128, और प्लस यहाँ पर अगर 4 रखेंगे तो 80 हो जाएगा और माइनस 13। तो ये कितना हो जाएगा 80 और 64 144, और माइनस क्या हो जाएगा 128 और 13 141। तो यहाँ पर भी देखिए दोनों को माइनस करने से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये भी अभाज्य संख्या है, यानी कि n इज इक्वल टू 4 भी होगा। अब n इज इक्वल टू 5 रखते हैं, ऐसे आपको 4-5 बार करके देखना है, ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर n इज इक्वल टू 5 रखें तो क्या हो जाएगा, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 में 8 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर अगर 5 रखेंगे तो 100 हो जाएगा और माइनस 13। तो कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 100 और 125 कितना हो जाएगा 225, और माइनस कितना हो जाएगा 213 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, और जब एक बार अभाज्य संख्या नहीं आया तो इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपका अभाज्य संख्या नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि यही 3 संख्या है n का वैल्यू जिसके लिए इस इक्वेशन का जो वैल्यू है ये अभाज्य संख्या आएगा, माने कि यही 3 संख्या होगा। तो यही कह रहा है कि n का ऐसा कितना धनात्मक पूर्णांक होगा जिसके लिए इसका वैल्यू एक अभाज्य संख्या होगा। इसका मतलब 3 संख्या है, 2, 3 और 4। तो क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन होगा 3 संख्या। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 1 से 20 तक अंकों में अभाज्य अंक श्रृंखला है, यानी कि 1 से 20 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उसका श्रृंखला इसमें से कौन सा है। तो चेक कर लेते हैं। पहला अगर देखें तो पहला देखिए ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक नहीं आएगा। फिर दूसरा में देखिए 2 को छोड़ दिया है, चूंकि 2 अभाज्य संख्या है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन 2 के बाद 3 नहीं लिखा है ना, 3 को यहाँ पर छोड़ दिया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ सब सही है, 2 भी है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17 और 19, मतलब 1 से 20 तक में यही सभी अभाज्य संख्या है। तो ये आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम नंबर की एक जोड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि इसका मतलब समझिए ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा का मतलब हुआ कि 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा होना चाहिए कि दोनों में 2 का डिफरेंट हो, बस इसका ये मतलब होता है ना। ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा का मतलब हुआ कि 2 प्राइम नंबर का जोड़ा होना चाहिए, 2 अभाज्य संख्या का जोड़ा ऐसा होना चाहिए कि दोनों में 2 का गैप हो, और ऐसा जोड़ा 1 से 100 तक में 8 जोड़ा है। जैसे देखिए सबसे छोटा जोड़ा है 3 और 5, देखिए दोनों संख्या अभाज्य है और दोनों में 2 का डिफरेंट है। उसी प्रकार से 100 तक में सबसे बड़ा ऐसा जोड़ा है 71 और 73, है ना। देखिए ये दोनों में क्या है, 2 का डिफरेंट है और दोनों अभाज्य संख्या है। उसी तरह देखिए 17 और 19 भी है ना, 2 ऐसा अभाज्य संख्या कि दोनों में 2 का डिफरेंट हो। ऐसे ही जोड़े को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर की जोड़ी। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन ट्विन प्राइम नंबर की जोड़ी नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए अभी जैसा बताएं तो 11, 13 तो है, देखिए 2 का डिफरेंट है ना, 2 का डिफरेंट है और दोनों अभाज्य संख्या भी है। उसी प्रकार से देखिए अभी बताए थे 71 और 73, यहाँ पर भी दोनों में 2 का डिफरेंट है और दोनों अभाज्य संख्या है। अब ये दोनों में चेक करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कह रहा है कि कौन नहीं है, तो ये दोनों तो है ना। अब यहाँ पर देखिए तो अगर थोड़ा मन अगर टेबल उबल आपको पता है तो आपको पता चल गया होगा कि देखिए 133 जो है ये प्राइम नंबर है ही नहीं। ये देखिए 19 से डिवाइड हो रहा है, 19 का टेबल में आता है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ी कैसे होगा, है ना। ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा का मतलब हुआ कि दोनों संख्या अभाज्य होना चाहिए और दोनों में 2 का डिफरेंट होना चाहिए। तो ये तो पहले संख्या ही अभाज्य नहीं है ना। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना। ये जो है ट्विन प्राइम नंबर का जोड़ा नहीं है। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, यानी कि अभाज्य संख्या जो नहीं रहता है उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चेक करके, तो 2 से तो कोई भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि सभी के लास्ट में 1 है। 3 से चेक करते हैं, तो 3 से चेक करने के लिए क्या होता है कि अंकों का जोगफल को 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 6, 6 और 1 7 हो रहा है, तो ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 7 2 9 और 1 10, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए 6 2 8 और 1 9,
देखिए ये जो है 3 से भाग हो जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से भाग हो जा रहा है तो ये भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ कि जो अभाज्य नहीं है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त संख्या है। संयुक्त संख्या का मतलब भी वही होता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन, इसमें देखिए 17 का भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, 17 या 51 होता है, इसका मतलब यही जो है कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फिर से वही है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या संयुक्त संख्या है यानी कि भाज्य संख्या। तो जो प्राइम नंबर नहीं होगा यानी जो अभाज्य संख्या नहीं होगा वो भाज्य संख्या होगा। तो देखिए 47 भी किसी से नहीं डिवाइड होता है, 37 भी नहीं, 67 भी नहीं, लेकिन ये डिवाइड हो जाता है, 19 या 57 होता है, 19 और 3 से भाग हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 57 जो है ये कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो कैसा भी गुणनखंड की संख्या निकालना हो, पूर्ण वर्ग हो या फिर सभी गुणनखंड निकालना हो, सबसे पहले संख्या को प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ता है। तो 256 को जब आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 8 यानी कि यहाँ पर 2 2 2 8 बार आएगा। तो अब हमें पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालना है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर जो आएगा उसका पहले हाफ कर देना है। तो 2 का जो 8 पावर इसको 4 कर देंगे, और 2 का पावर 4 में गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पावर को 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ पर 4 है तो 1 बढ़ा करके 5 कर देना है, यानी कि 256 का जितना भी गुणनखंड होगा उसमें से 5 गुणनखंड ऐसा होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। ये वाला सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा अगर गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए नहीं आता है तो यहाँ पर हम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए स्पेशल नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा क्लास हो जाएगा। तो हम गुणनखंड की संख्या पर एक स्पेशल वीडियो बनाए हुए हैं, उसका लिंक यहाँ पर हम आई बटन में भी दे दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उसको एक बार ध्यान से देख लें। गुणनखंड की संख्या निकालने से संबंधित कैसा भी सवाल होगा आप उसको बना सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद।